एक ऐसा मास्टरपीस जो इंडिया के लिए एक सिंबल था, एक यूनिक स्ट्रक्चर था, लेकिन 2017 में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उस यूनिक मास्टरपीस को डेमोलिश कर दिया गया। जब लोग सिर्फ उन लोगों के लिए डिज़ाइन करते थे जो बहुत अमीर होते थे, जिनसे उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता था, ऐसे दौर में बीवी दोषी एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उन लोगों के बारे में भी सोचा जो घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट लॉरी बेकर को गांधी ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और जिसका नाम है फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स। और आज की ये वीडियो इस सीरीज का एपिसोड 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स के बारे में। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम में आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क से रिलेटेड बहुत ही सिंपल एंड डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होते हैं, तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप NID, NIFT और UCET एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो इस एपिसोड 2 को एंड तक जरूर देखना। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड 2 में हम उन विजनरी आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने न केवल अपने बिल्डिंग से बल्कि अपनी आइडियोलॉजी, अपनी इनोवेशन से पूरे इंडिया की तस्वीर ही बदल दी। और उन आर्किटेक्ट्स को हम कहते हैं मास्टर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इन आर्किटेक्ट्स को मास्टर्स हमने इसलिए कहा, विजनरी हमने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई, ऐसे डिजाइन्स क्रिएट किए जो आज के टाइम पर एक एग्जाम्पल बन गए हम सब के लिए कि अगर कोई बिल्डिंग डिजाइन की जाए तो इस तरह से की जानी चाहिए। आज के टाइम में वो एक स्टैंडर्ड बन गई हैं। इसी वजह से हम इन आर्किटेक्ट्स को कहते हैं मास्टर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड 2 को। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने सबसे पहले आर्किटेक्ट की। तो हमारे पहले आर्किटेक्ट हैं आर्किटेक्ट BV दोषी। आर्किटेक्ट BV दोषी को पायनियर ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग के नाम से जाना जाता है। अब इनको पायनियर क्यों बोला जाता है, उसका रीजन ये है कि जब एक ऐसा टाइम जब लोग सिर्फ उन लोगों के लिए डिज़ाइन करते थे जो बहुत अमीर होते थे, जिनसे उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता था, ऐसे दौर में BV दोषी एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उन लोगों के बारे में भी सोचा जो घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और BV दोषी ने उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए घर खरीदना केवल एक सपना था, उन लोगों के लिए लो कॉस्ट हाउसिंग डिज़ाइन की। काफ़ी सारे ऐसे अपार्टमेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे सोसाइटीज़ को डिज़ाइन किया जिनकी कॉस्ट बहुत ही लो थी और उन्हें कोई भी अफोर्ड कर सकता था। इसीलिए इनको पायनियर ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आर्किटेक्ट BV दोषी एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं, इंडिया के इकलौते ऐसे आर्किटेक्ट हैं और पहले ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिनको 2018 में आर्किटेक्चर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका है, जिसको हम कहते हैं प्रिट्जकर प्राइज। प्रिट्जकर प्राइज को नोबेल प्राइज के बराबर समझा जाता है और ये इन्हें दिया गया था 2018 में। तो इस तरह ये बने इंडिया के पहले आर्किटेक्ट जिनको प्रिट्जकर प्राइज दिया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट। अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट्स को लेकर बात करें तो हम देखेंगे कि इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने मॉडर्निज्म को वर्नाकुलर ट्रेडिशंस के साथ में मिक्स किया। अगर हम मॉडर्निज्म को समझे तो मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म का मतलब है ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करना जो बहुत ही सिंपल शेप रखती हो, उनका शेप बहुत ही सिंपल हो और उनमें मॉडर्न मटेरियल्स यूज किए गए हो, चाहे फिर वो सीमेंट हो या फिर आपका कंक्रीट हो या फिर आपका ग्लास हो या फिर आपका स्टील हो। और इस तरह के मॉडर्न मटेरियल्स और मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए जाते हैं
मॉडर्निज्म में बिल्डिंग्स बहुत ही सिंपल होती हैं, बट उनके अंदर मॉडर्न मटेरियल्स का यूज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम समझेंगे कि वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, यानी कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो देसी। तो जो भी आपके लोकल मटेरियल्स होते थे, लोकल मटेरियल्स को इन्होंने यूज किया, और लोकल मटेरियल्स को इन्होंने कौन सी टेक्निक्स के साथ में मिक्स किया, दैट इज मॉडर्निज्म। और इसके साथ ही अब हम समझेंगे कि इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी काफी काम किया, सस्टेनेबल हाउसिंग पर भी काम किया, और इसके साथ ही इन्होंने आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर और लुईस खान के साथ में भी काफी काम किया। और इसके साथ ही इन्होंने काफी सारे ऐसे स्कूल्स भी स्टैब्लिश किए जहां पर आर्किटेक्चर की एजुकेशन दी जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनका फिलॉसफी। तो अगर हम इनकी फिलॉसफी की बात करें तो इनकी फिलॉसफी है क्लाइमेट के बारे में, कल्चर के बारे में, और कम्युनिटी की नीड्स के बारे में। तो इनकी फिलॉसफी बताती है कि जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए वो वहाँ के लोकल क्लाइमेट को देखकर किया जाए, कल्चर को देखकर किया जाए, और उस कम्युनिटी की क्या नीड्स है उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये थी इनकी फिलॉसफी। चलिए अब हम बात करते हैं आर्किटेक्ट बीवी दोषी की 3 उन बहुत ही ज्यादा फेमस बिल्डिंग्स के बारे में जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया अदर आर्किटेक्ट्स के लिए। अब क्योंकि आप सभी NID, NIFT और UC एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से बस जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some iconic works by देवी दोषी। फर्स्ट बिल्डिंग इज IIM बैंगलोर। IIM बैंगलोर को डिजाइन किया था आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने, और ये ब्रूटलिस्ट स्टाइल में है। ब्रूटलिस्ट का मतलब है कि इस बिल्डिंग को कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और इसका शेप बहुत ही सिंपल है, बट कंक्रीट का बहुत ही हैवी यूज इसमें किया गया है। क्लियर? तो जब भी कभी कंक्रीट बहुत ज्यादा यूज की जाती है और बिल्डिंग की जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, तब हम उसको कहते हैं ब्रूटलिस्ट स्टाइल। क्लियर? सो दिस इज योर IIM बैंगलोर बाय आर्किटेक्ट बीवी दोषी। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज अहमदाबादनी गुफा। तो अहमदाबादनी गुफा क्या है? तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड अहमदाबादनी गुफा। अहमदाबादनी गुफा एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेसिकली जो अंडरग्राउंड बना हुआ है। ये आपको जमीन के अंदर लेकर जाता है, और ये एक गैलरी है, आर्ट गैलरी। अब इस आर्ट गैलरी में काफी सारे आर्ट वर्क को शो किया गया है, और ये नेचुरल रॉक से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। सो दिस इज योर अहमदाबादनी गुफा, जहाँ पे आपको MF हुसैन की पेंटिंग्स, MF हुसैन के आर्ट पीसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो फाइनली अहमदाबादनी गुफा इज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट बीवी दोषी। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज सेप्ट यूनिवर्सिटी। सेप्ट यूनिवर्सिटी इंडिया का एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और इसको डिजाइन किया था आर्किटेक्ट बीवी दोषी। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉरी बेकर। आर्किटेक्ट लॉरी बेकर को गांधी ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको गांधी ऑफ आर्किटेक्चर क्यों बोला जाता है? गांधी ऑफ आर्किटेक्चर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गांधी जी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इनके बिल्डिंग्स में इन्होंने गांधी जी के उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। जैसे गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी हमेशा बहुत ही सिंपल रहते थे, सिंपल चीज़ों में बिलीव करते थे। तो ऐसे ही इनकी भी फिलॉसफी थी कि जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाए, जो भी बिल्डिंग बनाई जाए, वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। ऑर्नामेंटेशन को इन्होंने अवॉइड किया अपनी बिल्डिंग्स में। लॉरी बेकर को द सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पायनियर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो लॉरी बेकर का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था। लॉरी बेकर ब्रिटिश बॉर्न थे, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद ये इंडिया आए। इंडिया आने के बाद इन्होंने इंडिया को अपनी कर्म भूमि बना लिया, और अपनी कर्म भूमि बनाने के बाद यहाँ पर जितना भी ये डेवलपमेंट कर सकते थे, जितनी भी बिल्डिंग से डिज़ाइन कर सकते थे, इन्होंने यहाँ पर अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इसीलिए इनको इंडिया एडॉप्टेड आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। इन्होंने इंडिया को अपनी कर्म भूमि बना लिया। इसके साथ ही इन्होंने लो कॉस्ट बिल्डिंग्स बनाए, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाए,
जिनको हम अर्थ फ्रेंडली बिल्डिंग्स भी कहते हैं। अगर आप इनकी बिल्डिंग्स को देखोगे तो आपको एक्सपोज ब्रिक वर्क देखने को मिलेगा और मिनिमल मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड इनका फिलॉसफी था जीरो वेस्ट फिलॉसफी। जिस तरह से महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कि कम से कम वेस्ट हो, इसी तरह से इन्होंने ट्राई किया कि बिल्डिंग्स को जब बनाया जाए तो कम से कम वेस्ट जनरेट हो। नाउ लेट्स सी सम बिल्डिंग्स designed by architect Laurie Baker. So now we'll talk about buildings designed by architect Laurie Baker. तो फर्स्ट बिल्डिंग जो आपको दिख रही है बहुत ही यूनिक दिख रही होगी। मैंने जब पहली बार इसको देखा था तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसी भी बिल्डिंग्स डिजाइन की जाती है। फिर बाद में मैंने इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से बना, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये बिल्डिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इसका जो डिजाइन है वो स्पाइरल के जैसा है, राइट? स्पाइरल इसका डिजाइन इस बिल्डिंग का, क्लियर? तो नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही अलग है, स्पाइरल डिजाइन आपको देखने को मिलता है अगर आप इसको फ्रंट से देखते हो तो इस बिल्डिंग का नाम है इंडियन कॉफी हाउस। इंडियन कॉफी हाउस इसका नाम है। जनरली ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें लोग चाय पर चर्चा करने के लिए आते थे। यहाँ पर लोग आते थे, चाय पीते थे और डिस्कशंस करते थे। इसका जो डिजाइन है दैट इज स्पाइरल डिजाइन और इसमें आपको एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क देखने को मिलता है। तो ये जो आपको रेड कलर का मटेरियल दिख रहा है, दीज आर योर ब्रिक। ब्रिक्स के ऊपर कोई भी प्लास्टर नहीं किया गया है, इसमें बहुत ही सिंपल ब्रिक्स की वॉल है, कोई प्लास्टर नहीं है, कोई इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन नहीं है। बहुत ही सिंपल बिल्डिंग है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। दिस इज योर इंडियन कॉफी हाउस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल दैट इज नूर मंजिल असाइलम, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। नूर मंजिल असाइलम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि नूर मंजिल असाइलम को आर्किटेक्ट लॉरी बेकर ने ऐसे डिजाइन किया कि ये वहां रहने वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही कंफर्ट क्रिएट करे। ऐसा ना हो कि जो वहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनको रिकवर होने में और ज़्यादा टाइम लगे, उनके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। तो इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब इंसानियत को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया कि जो भी पेशेंट हैं जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड फिशरमैन्स विलेज, जो कि पुंथुरा में है। तो अगर हम फिशरमैन्स विलेज की बात करें तो ये एक ऐसा विलेज है जिसमें बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसेस बनाए गए, जिसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग बोलते हैं। अब इन हाउसेस को बनाने के लिए हमने यूज़ किए लोकल मटेरियल्स, और ये लोकल मटेरियल्स वहाँ पर इजीली अवेलेबल थे। तो अब इनको एक एग्जाम्पल बनाया गया लोगों के लिए कि देखिए अगर ये हाउसिंग क्रिएट हो सकती है तो आप इससे इंस्पायर होके अपने लिए लोकल मटेरियल्स यूज करके अपने लिए बना सकते हो। सो दिस इज योर फिशरमैन्स विलेज पुंथुरा बाय आर्किटेक्ट लॉरी बेकर। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में जिन्होंने पूरे इंडिया की तस्वीर ही बदल दी, और उनका नाम है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं, मुंबई में इनकी फर्म है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को इंडिया का हाई राइज स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट माना जाता है। इनको हाई राइज स्पेशलिस्ट इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इनकी 1000 बिल्डिंग्स अब तक बन चुकी हैं, और उन 1000 कंप्लीटेड हुए प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं आपके हाई राइज बिल्डिंग। इसके साथ ही हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक अर्बन डेवलपर भी हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने मुंबई की स्काईलाइन को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सारे लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स डिज़ाइन किए, कमर्शियल टावर्स डिज़ाइन किए और मुंबई की पूरी स्काईलाइन को ही चेंज कर दिया। आज केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर इवन दुबई तक में आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ वी विल सी 3 मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स डिजाइन बाय आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। चलिए अब बात कर लेते हैं हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के लैंडमार्क्स के बारे में। फर्स्ट बिल्डिंग आप इनका देख लीजिए, दिस इज इंपीरियल टावर्स, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। इंपीरियल टावर एक ट्विन टावर है, यानी कि ये जो आपको 2 टावर्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड इंपीरियल टावर्स। और इंपीरियल टावर्स बहुत ही लग्जरी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल टावर्स हैं। इन्होंने साउथ मुंबई की पूरी स्काईलाइन को चेंज कर दिया।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 42 कोलकाता। 42 कोलकाता ईस्टर्न इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। एंड द लास्ट वन इज हीरानंदानी गार्डन, जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, आपने काफी बार इनको इंडियन मूवीज में देखा भी हो। ओके, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्किटेक्ट की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्किटेक्ट। अब एक और ऐसे आर्किटेक्ट जिनका काम केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, एंड ही इज कॉल्ड चार्ल्स कोरिया। आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो बहुत फेमस हैं, और इसमें मैंने 3 बिल्डिंग्स को इंक्लूड किया है जिनको हम अभी पढ़ेंगे। बट उसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इनको मास्टर ऑफ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने जितना भी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की, चार्ल्स कोरिया ने जितनी भी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की, इनका मेन फोकस था क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव के ऊपर, राइट? कि वो जो बिल्डिंग में डिज़ाइन कर रहा हूँ वो क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट्स केवल बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर देते हैं या कोई इंजीनियर बिल्डिंग को डिज़ाइन कर देता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या डिज़ाइन कर रहे हैं और वो किस लोकेशन पर डिज़ाइन कर रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट के ऊपर। तो एक ऐसे आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने सारे डिज़ाइंस में, सारे प्रोजेक्ट्स में जो मेन फोकस रखा वो रखा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस पर, एंड ही इज़ नन अदर देन चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया एक अर्बन प्लानर भी थे और एक आर्किटेक्ट भी थे। इनको रीमा गोल्ड मेडल और पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। चलिए आप इनके वर्कों को देख लेते हैं, इनकी बिल्डिंग्स को समझ लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया की पहली बिल्डिंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड गांधी मेमोरियल म्यूजियम। गांधी मेमोरियल म्यूजियम एक बहुत ही सीरीन मेमोरियल है और इसमें गार्डन्स बने हुए हैं, कोर्ट्स बने हुए हैं, ओपन स्पेसेस हैं और मेडिटेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस डिज़ाइन किया गया है। नाउ द सेकंड इज कंचनजुंगा अपार्टमेंट्स, और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फेमस है। सो दिस इज योर कंचनजुंगा अपार्टमेंट्स। एंड नाउ द लास्ट वन इज जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जयपुर में लोकेटेड है और इसको चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया और ये एक कल्चरल सेंटर है। अब हम बात करेंगे दिल्ली के बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट के बारे में जिनका नाम है आर्किटेक्ट राज रेवाल। आर्किटेक्ट राज रेवाल को ब्रूटलिस्ट इनोवेटर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी बिल्डिंग में कंक्रीट और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया। एंड सेकंड, ये अपनी ज्योमेट्रिक मास्टरी के लिए भी बहुत ही फेमस है। इन्होंने अपने डिज़ाइंस में, अपनी बिल्डिंग्स में काफ़ी सारी बोल्ड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स का यूज़ किया। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में अर्बन स्पेसेस को इंटीग्रेट किया। इन्होंने काफ़ी लार्ज इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सेस को डिज़ाइन किया और इसके साथ ही इन्होंने कंक्रीट का बहुत ही इनोवेटिव यूज़ किया। चलिए अब हम इनकी फिलॉसफी को इनकी बिल्डिंग्स के थ्रू समझ लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्किटेक्ट राज रेवाल की एक ऐसी बिल्डिंग जिसका मैं बहुत बड़ा फैन था, मेरी वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थी। जब मैंने 2016 में उस बिल्डिंग को देखा था और मैं सोच में पड़ गया था कि ये बनी तो बनी कैसे। उस टाइम में आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट था और वो बिल्डिंग बहुत ही यूनिक, बहुत ही आइकॉनिक और एक मास्टरपीस थी। लेकिन 2017 में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उस यूनिक मास्टरपीस को डेमोलिश कर दिया गया। एक ऐसा मास्टरपीस जो इंडिया के लिए एक सिंबल था, उसके आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल था, एक यूनिक स्ट्रक्चर था। सो दिस फेमस यूनिक मास्टरपीस इज कॉल्ड हॉल ऑफ नेशंस। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, दिस इज हॉल ऑफ नेशंस। अभी ये बिल्डिंग डेमोलिश हो चुकी है, अब ये बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। द सेकेंड बिल्डिंग इज पार्लियामेंट लाइब्रेरी। पार्लियामेंट लाइब्रेरी एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है जो कि पार्लियामेंट में है और इसका डिज़ाइन है सर्कुलर ब्रूटलिस्ट डिज़ाइन। एंड द लास्ट वन इज एशियन गेम्स विलेज। अब हम बात करेंगे एक ऐसी आर्किटेक्ट के बारे में जिनको एजुकेशनल कैंपस एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इतने सारे कैंपस डिज़ाइन किए, इतनी सारी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स डिज़ाइन की कि इनको इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर के फील्ड में
एक्सपर्ट माना जाता है। क्रिस्टोफर चार्ल्स बैनिंजर एक अमेरिकन बॉर्न आर्किटेक्ट थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बट लेटर ये इंडिया आ गए और इंडिया को इन्होंने अपनी कर्म भूमि मान लिया और यहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली, जिसके बाद ये इंडियन सिटीजन हो गए। इसके साथ ही इन्होंने अपना जो भी काम किया सारा कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए किया। इनमें की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इनके एजुकेशनल कैंपसेस। इसके साथ ही इन्होंने अपने डिज़ाइंस में लैंडस्केप को इंटीग्रेट किया। इनके कैंपसेस में नेचर के साथ में हार्मनी देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द बिल्डिंग्स डिजाइन बाय क्रिस्टोफर चार्ल्स बैनिंजर। क्रिस्टोफर चार्ल्स बैनिंजर की सबसे फेमस बिल्डिंग्स में से एक IIM कोलकाता, और ये एक मॉडर्न बिजनेस स्कूल है। एंड IIM से पढ़ने का सपना लाखों बच्चों का होता है, बट IIM कोलकाता हो तो बात भी बिल्कुल अलग होती है। द सेकेंड बिल्डिंग इज महिंद्रा UWC इंडिया। ये एक इंटरनेशनल स्कूल कैंपस है जो कि पुणे में लोकेटेड है, एंड दिस इज महिंद्रा UWC इंडिया। एंड द फाइनल वन इज अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अपने सस्टेनेबल कैंपस के लिए बहुत फेमस है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे आर्किटेक्ट की जो ना केवल एक आर्किटेक्ट है, बल्कि वो इंडिया के एक जाने माने पॉलिटिशियन भी हैं। इनका नाम है पीलू मोदी। आर्किटेक्ट पीलू मोदी एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इंटरनेशनल मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। आर्किटेक्ट पीलू मोदी अपने 3 डिजाइन्स के लिए बहुत ही फेमस है। फर्स्ट वन इज होटल डिजाइन। इन्होंने काफी सारे होटल्स डिजाइन किए। सेकंड, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स काफी डिजाइन की। एंड थर्ड, इंडस्ट्रियल एस्थेटिक्स के लिए भी इनको जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इनकी कुछ बिल्डिंग्स के बारे में। दिल्ली के सबसे फेमस होटल्स में से एक ओबरॉय होटल। ओबरॉय होटल को डिजाइन किया था आर्किटेक्ट पीलू मोदी ने। आर्किटेक्ट पीलू मोदी सिर्फ इकलौते आर्किटेक्ट नहीं हैं जिन्होंने ओबरॉय को डिजाइन किया। एक और आर्किटेक्ट थी जिनके साथ इन्होंने इसको डिजाइन किया, बट इनको को डिजाइनर के तौर पर इनको जाना जाता है फॉर दी ओबरॉय होटल। और ओबरॉय होटल दिल्ली का एक बहुत ही फेमस होटल है और एक बहुत ही लग्जरी होटल है। सो द ओबरॉय is co-designed by architect Pelu Moody. Now the second one is Sandoz building. Sandoz building is designed by architect Pelu Moody. And now the last one is Mukund Iron and Steel Office. आर्किटेक्ट पीलू मोदी ने काफ़ी सारे ऑफिसेज डिज़ाइन किए, जिसमें से एक का फोटो मैंने आपको यहाँ पर लगाया है। दिस इज मुकुंद आयरन एंड स्टील ऑफिसेज। इसके साथ में ही आर्किटेक्ट पीलू मोदी ने काफ़ी सारे टेलको ऑफिसेज भी डिज़ाइन किए, यानी कि टेलीकॉम ऑफिसेज। टेलीकॉम ऑफिसेज का यहाँ पर मैंने पिक्चर नहीं लगाया है क्योंकि काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, तो कोई पर्टिकुलर ऑफिस का पिक्चर नहीं लगाया है, बट दिस इज मुकुंद आयरन एंड स्टील ऑफिसेज। अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ बहुत सुनी होगी, एंड दैट न्यूज़ वाज अबाउट पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट जो उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, उस बिल्डिंग को चेंज किया जा रहा है, उसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो उस विस्टा प्रोजेक्ट को, विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करने वाले आर्किटेक्ट है आर्किटेक्ट विमल पटेल। तो आर्किटेक्ट विमल पटेल एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है। इनको नेशनल मॉन्यूमेंट डिजाइनर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक अर्बन विजनरी है। इनको अपने एम्बिशियस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। इन सेकेंड, एजुकेशनल प्लानर। इन्होंने काफ़ी सारे इनोवेटिव कैंपसेस डिज़ाइन किए। एंड द थर्ड, टाउनशिप क्रिएट। इन्होंने काफ़ी सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। नाउ लेट्स सी सम बिल्डिंग्स डिजाइन बाय आर्किटेक्ट विमल पटेल। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आर्किटेक्ट विमल पटेल, और ये प्रोजेक्ट बहुत कंट्रोवर्सीज में रहा, बट फाइनली इट इज हैपनिंग। सो दिस इज योर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, और ये प्रोजेक्ट आपका है अहमदाबाद में। एंड द लास्ट वन इज आगा खान एकेडमी। आगा खान एकेडमी एक कंटेम्प्ररी एजुकेशनल कैंपस है
और ये हैदराबाद में लोकेटेड बाय बिमल पटेल। तो दिल्ली अगर आपका कभी आना हुआ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस्कॉन टेम्पल ना देखा हो। इस्कॉन टेम्पल दिल्ली का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और इस टेम्पल को डिज़ाइन किया है आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे ने। आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे अपने डिज़ाइन को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस हुए जब उन्होंने इस्कॉन टेम्पल डिज़ाइन किया जिसका फॉर्म एक लोटस के जैसा है। एंड द सेकेंड, इनको एजुकेशनल पायनियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने आईआईटी कानपुर को डिज़ाइन किया। आईआईटी कानपुर का जो कैंपस है वो डिज़ाइन किया आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे ने। इसके साथ ही इनकी अप्रोच मॉडर्निस्ट अप्रोच थी और इन्होंने काफ़ी सारे कल्चरल स्पेसिस को डिज़ाइन किया। नाउ अब हम समझ लेते हैं इनकी फिलॉसफी को इनकी बिल्डिंग्स के थ्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द फर्स्ट बिल्डिंग डिजाइन बाय आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे इस्कॉन टेम्पल जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये एक लोटस से इंस्पायर्ड टेम्पल है। तो दिस इज योर इस्कॉन टेम्पल दिल्ली। एंड द सेकेंड बिल्डिंग इज आईआईटी कानपुर कैंपस। ये एक बहुत ही फेमस कैंपस है। सो आईआईटी कानपुर कैंपस इज डिजाइंड बाय आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे। नाउ द थर्ड वन इज नेशनल साइंस सेंटर जो कि दिल्ली में है और इसको डिजाइन किया है आर्किटेक्ट अच्युत कानविंदे ने। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स और उनके वर्क्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि केवल वीडियोस देखकर आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो और आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि इन वीडियोस में हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकें और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सकें, लेकिन यूट्यूब पे हमारे लिए ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो और अपनी प्रेपरेशन को लेकर आप बहुत सीरियस हो, तो फिर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी करनी हो। जब आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो, चाहे फिर वो एनआईडी हो या फिर वो एनआईएफटी हो या फिर वो यूसीट का एंट्रेंस एग्जाम है, जब भी आप तैयारी करते हो तो आपको पढ़ते टाइम काफ़ी सारे डाउट्स आते होंगे और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जब उनको कोई डाउट आता है तो वो उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से टॉपिक्स को स्किप करोगे और अपने डाउट्स को सॉल्व नहीं करोगे तो ना तो आपके पास नॉलेज होगा और ना एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उनको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन और प्रॉपर बुक्स, और ये सब आपको मिलता है एसएसएसी में। तो अगर हम एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अपने सारे डाउट सॉल्व करना चाहते हो और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी। एसएसएसी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है, तो इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स के साथ इनको बैलेंस कर सकते हो। ये आपके एकेडमिक्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि डेमो क्लास कैसे बुक की जाए, तो रुको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आना है। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in। जब आप ssaceinstitute.in पर आ जाते हो तो राइट साइड पर आपको डेमो क्लास के नाम से एक टैब दिखता है। करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको इस टैब पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होती है। इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है, अपने डिटेल्स फिल करने होते हैं और बुक हो जाती है आपकी फ्री डेमो क्लास। और इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर एक नंबर भी दिख रहा होगा, आप सीधा हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फौरन उठाइए या वेबसाइट ओपन कीजिए और जल्दी से बुक कीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।